तो कुछ बात जो है जो वेक्टर से रिलेटेड है 11th का पोर्शन है वो उसको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चे जो है 11th के बाद को पूरी तरह से याद नहीं रख पाते हैं। हाँ जी, देखेंगे देखो जल्दी जल्दी बैठ। ठीक ना, आप जो है क्वेश्चन को आप लास्ट में देखिएगा, अभी जो बता रहे हैं उसको सीखें। चाहिए बताएं दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो होता है? तो जब दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। जैसे मान लो एक है वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी जो है इसके अपोजिट में है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मॉड ए अगर इक्वल हो मॉड बी के, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ए में बी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो। ठीक, बात नहीं करो, सीखो। अच्छा एक बात देखो तो, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो कितना है? 180 है। तो सोचो जब दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बनाए और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। अब देखो अगर मान लो दो वेक्टर ना हो करके तीन वेक्टर, जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी, और ये तीनों एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा और तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इक्वल एंगल बनाएगा तो कितना कितना एंगल बनाएगा? टोटल 360 होता है तो 120 120 120। और अब अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब ये गारंटी है कि इस तीनों का जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक ना? जब भी तीन वेक्टर रहे, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एक दूसरे से इक्वल एंगल, यानी इक्वल एंगल तो 120 120 ही ना बनाएगा, क्योंकि टोटल 360 360 में 3 से डिवाइड कर दो तो 120 हो जाएगा कि नहीं? अब वैसे ही समझना, अगर मान लो चार वेक्टर है तो चार वेक्टर है और चारों एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाए, तब तो जाहिर है वो एंगल कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री। मान लो इधर वेक्टर ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, और अगर सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी हम वही बात कर रहे हैं जिसमें सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहे, तब पूछा जाए कि बतलाव इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसी तरह से तुमसे कोई कहे कि नहीं 5 वेक्टर है, तो बतलाओ तो अगर 5 वेक्टर रहता तब तुम क्या बोलते? मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई। सपोज करो ये पांचों वेक्टर जो है वो इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल कितना बनाएगा बतलाओ? समझ रहे हो? टोटल तो 360 है, उसमें 5 से डिवाइड कर दो 72 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर ये सब एंगल इक्वल हो, अपने एडजेसेंट वेक्टर बगल वाला वेक्टर से इक्वल एंगल बनाए, तब ये गारंटी है कि इस पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई
रिजल्टेंट जो होगा इस पांचों वेक्टर का 0 हो। अब इसी तरह से 5 वेक्टर रहे, 10 वेक्टर है, 15 वेक्टर है, उससे कोई मतलब है? समझ गया ना कि जितना भी वेक्टर सब अगर एक प्लेन में हो, एक बोर्ड पर हो, बोर्ड के प्लेन में हो और सब अपने एडजेसेंट बगल वाला वेक्टर से इक्वल एंगल बनाते जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है? 0। अब जैसे देखो इसको हम लोग यूज में कैसे लाएंगे, जैसे तुमसे कहा गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कॉर्नर पर इक्वल चार्ज को रख दिए। ये बतलाओ जो सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहो, जाहिर है वो वेक्टर क्वांटिटी है और सिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी पॉइंट पर देखना हो तो वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखना और देखना कि उस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लग रहा है। जिधर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन हो जाता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ठीक, चलो जी यहाँ पर एक प्लस चार्ज को रखो, तो ये जो Q चार्ज है इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो वो इधर रिपेल किया। ये जो Q चार्ज है वो इधर रिपेल किया, ये Q चार्ज है इधर रिपेल किया। सोचो जो यहाँ से डिस्टेंस है वही ना यहाँ से है, वही ना यहाँ से है। बल कहने के लिए ये 3 वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर E1 हो गया, ये वेक्टर E2 हो गया, ये वेक्टर E3 हो गया। लेकिन हम E1 निकाले चाहे E2 निकाले चाहे E3 निकालें, हम लोग तो पहले से जानते हैं कि Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² होता है, पहले से पढ़े हुए हैं ना। तो जाहिर है KQ/r², KQ/r² सबके लिए तो सेम है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि E1 का मैग्नीट्यूड हो या E2 का मैग्नीट्यूड हो या E3 का मैग्नीट्यूड हो, ये इक्वल हो जाएगा KQ/r²। r मतलब इस कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस। ऐसे जानो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर साइड लेंथ a है, साइड लेंथ अगर a है तो याद रखना कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो a/√3 होता है। ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस बात को याद रखना बेहतर रहेगा। तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये देखिए कि तीनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं। तो थोड़ा सोचो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल 60 है, तो जाहिर है ये 30 होगा ना। बोलो ये भी 30 होगा कि नहीं? अब थोड़ा सोचो, ये जो है 90 है, ये 30 हुआ तो ये 60 हो गया क्या? बोलो। तो ये जो है, अब तुम कहोगे ये 90 कैसे हो गया? तो देखो ऐसे सोचो, ये वाला ट्रायंगल में आ जाओ, तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है ये पूरा एंगल 60, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 90। यानी जहाँ जहाँ ये मिला है वहाँ सब जगह एंगल क्या हो गया 90। तो थोड़ा सोचो, ये 30 तो ये कितना 90, तो ये कितना 60। वैसे ही सोचो ये भी 60 हुआ तो E1 और E3 के बीच का एंगल 120 हो गया कि नहीं? वैसे ही सोचो, ये 90 है, ये 30, तो ये 60, ये 60, इन दोनों के बीच भी 120 हो गया। यानी E1 E2 से जो एंगल बना रहा 120, E1 E3 से जो एंगल बना रहा 120, E2 भी E3 से जो एंगल बनाएगा 120। तो देखो अभी जो हम लोग ये बात सीखे थे कि A, B और C एक दूसरे से अगर इक्वल एंगल 120 बनाए और तीनों इक्वल हो तब रिजल्टेंट क्या होता है 0। तो बोलेंगे क्या कि हियर E1 प्लस E2 प्लस E3 कितने के इक्वल हो जाएगा 0। यानी कि ज़्यादा हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस केवल हम वेक्टर का जानते थे
और उसी से कोई पूछा हमसे सेंटर पे बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिए, 0। क्यों? क्योंकि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों अपने से एडजेसेंट वेक्टर के साथ इक्वल एंगल 120 बना रहा है, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो गया। ये केवल 3 चार्ज के लिए ही वैलिड नहीं है, 4 चार्ज हो, 5 रहे, 6 रहे। जैसे देखो मान लो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हेक्सागन का, तुमसे कहा गया यहाँ प्रत्येक कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिए, रेगुलर हेक्सागन है। तो एक तरह से तुम याद कर लो, जब भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर मतलब समझ रहे हो ना, सबका साइड इक्वल हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे वो 6 साइड रहे, 5 साइड रहे, 50 साइड रहे, मतलब नंबर ऑफ साइड से नहीं है, सब अगर इक्वल लेंथ का हो और सब कॉर्नर पर इक्वल चार्ज हो, तब ये गारंटी है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये गारंटी। हालांकि इसमें तो तुम आसानी से बोल दोगे, 6 जब रहता है ना तो देखो बोलना भी आसान होता है। यहाँ प्लस चार्ज रखोगे, इधर ढकेलेगा, इधर ढकेलेगा, कैंसिल है, इधर इधर कैंसिल है कि नहीं? ये तो थोड़ा और आसान से एक्सप्लेन होता है, लेकिन 5 भी रहेगा, पांचों इक्वल रहेगा, अब पांचों एक दूसरे से कितने का एंगल बनाएगा, 72 डिग्री के, तब भी रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। मतलब कि इस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी 0। तो आगे हम लोग नोट में लिखेंगे कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक कॉर्नर पे अगर इक्वल चार्ज रख दिया जाए तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए नोट करें। कंप्लीट हो गया।
देखो जी, वो लिख लिए ना, इधर देख लो। देखो कभी कभी क्या करेगा कि क्वेश्चन में कोई एक कॉर्नर को छोड़ देगा, उस पर कोई चार्ज ही नहीं रखेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हेक्सागन के लिए पेंटागन हो, समझ रहे हो ना, किसी भी टाइप का हो, नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो, उससे कोई लेना नहीं। कोई एक कॉर्नर पे चार्ज रखा नहीं और कह दिया बाकी सब मिल के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये बतलाओ। ठीक, देखो अगर हम लोग इस तरह से बनाएं कि ये इधर दिया इधर दिया इधर, सब का रिजल्टेंट निकालो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा समझना बात को। अगर तुमसे कोई कहे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तुमको नहीं मालूम है, लेकिन कोई कहा कि इसमें अगर प्लस ई कर दोगे ना तो 0 हो जाएगा, तो कहेंगे कि ठीक है। अगर मान लो अगर ऐसा है, तब तो हम बोल सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर निकालना है तो ये इक्वल टू माइनस सी। बोलो, अरे जैसे ही चारों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है, अब पांचवा जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ ये चारों मिल करके वो माइनस सी के इक्वल है। मतलब चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और चारों का मिला के जो डायरेक्शन है वो ई के अपोजिट है। बोलो, जैसे इसी एग्जाम्पल में बोला E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 0, तो सोचो तुम ये भी तो बोल सकते हो E1 प्लस E2 किसके इक्वल है, माइनस E3 के। यानी अगर हमसे कोई पूछेगा कि E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे कि छोड़ो उसका बात, तुम खाली E3 का वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ पाए जी बात? बोले जो E1 प्लस E2 निकालना था, और बोले क्या E1 प्लस E2 मत निकालो, क्या निकाल दो, E3 निकाल दो, काम हो जाएगा, और उसी का उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये कहा जाता ये वाला चार्ज मौजूद नहीं, अब बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो बढ़िया से सीखना, क्योंकि इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चन जो है तुमसे पूछा जाता है। अगर मान लो ये चार्ज नहीं है, अब बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 ही ना होगा, E3 तो नहीं होगा। क्लियर? अब इसी में देखो सिंपल ट्रिक है कि अगर यहाँ भी होता तब क्या होता, 0। यहाँ होता तो 0 होता ना। तो एक काम करो, इसका मतलब हुआ E1 और E2 मिलके किसके इक्वल है, माइनस E3 के। तो अगर E1 और E2 को हम मिटा दें और केवल E3 निकाल दें तो प्रॉब्लम बन जाएगा कि नहीं? वही ना E1 प्लस E2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक ना? फिर से देखो इस एग्जाम्पल में मान लो इस पेन को 3 आदमी इधर खींच रहा है और पेन इधर जा रहा है, चौथा आदमी आया पेन को इधर खींचा, रुक गया पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों मिल के जो काम किया ये अकेले ना हो गया। तो हमसे कोई पूछेगा तीनों का रिजल्टेंट बतलाओ, हम बोले उसके चक्कर में नहीं, चौथा के बारे में देखो, चौथा आसान न है, एक ही ना देखना पड़ेगा। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक चार्ज है, लेकिन एक कॉर्नर को क्या किया गया, खाली रख दिया गया। अब तुमसे पूछा गया बतलाओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे कि अगर यहाँ भी रख देते तो 0 हो जाता। इसका मतलब ये पांचों मिल करके जो रिजल्टेंट देगा इस छठा के इक्वल होता ना। ठीक ना? तो जाहिर है हम पांचों को हटा देते हैं और केवल छठा का निकाल देते हैं, काम हो जाएगा कि नहीं? वो पांचों के रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को लिख लें। ठीक ना? बोलेंगे क्या, इफ ए
6 charge of equal magnitude Q is placed at F, then net electric field at the center of hexagon will be 0. That is electric field एट, मान लो इसको .0 बोल दे रहे हैं, at O can be derived as, देखो जी, अब क्या करो, सिंपल ट्रिक यही है कि अब ये पांचों चार्ज को हटा दो और पांचों के बदले में जो कॉर्नर खाली है उस पर एक चार्ज रख दो। जाहिर है ये एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो पांचों के इक्वल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो KQ/R²। वही तुम जानते हो K को 1/4πε0 भी बोलते हैं, KQ/R²। और जाहिर है इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ अगर प्लस चार्ज रखोगे तो ये डायरेक्शन इधर होगा। तो इतना तो तय हो गया कि मैग्नीट्यूड ये पांचों मिला करके उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जितना ये अकेले देगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू रेस्ट ऑफ 5 चार्जेज बोलो या ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो पांचों मिल करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसके अपोजिट होगा। ठीक है ना। अब सपोज करो मैंने ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है पांचों के कारण देखेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू रेस्ट ऑफ 5 चार्जेज, 5 चार्जेज के कारण पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा और डायरेक्शन जो होगा इसके अपोजिट होगा। थोड़ा फिगर जो है जो भी हो, मान लो इस डायरेक्शन का नाम अगर तुम x डायरेक्शन दे रहे हो तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव x में, तो ये पांचों मिल करके किधर देगा, पॉजिटिव x में। समझ गया ना। बोलेंगे क्या, along positive x डायरेक्शन रेस्ट ऑफ 5 चार्जेज बोल रहे हैं। तो ट्रिक समझ गया ना। जब कोई एक कॉर्नर खाली रख देना, अब बाकी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो तुम बाकी को मिटा देना और जो कॉर्नर खाली है वहां एक चार्ज रख देना, उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। समझ पाया। ठीक है, नोट करो। और ये केवल 6 साइड के लिए ही नहीं, चाहे नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो, जो कॉर्नर खाली हो उस कॉर्नर पे उतना चार्ज रख देना, बाकी कॉर्नर को मिटा देना, क्योंकि बाकी सब मिल करके उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जितना ये अकेले देगा, तभी तो टोटल 0 हो पा रहा है। ठीक है। अब जो है हम लोग थियोरेटिकल कंटेंट पे आते हैं। अब हम लोगों को सीखना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करें। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किए थे। चलो वहीं से फिर से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल वे में क्या डिफिनीशन है, तो बोलेंगे क्या कि कोई भी चार्ज बॉडी के कारण जिस रीजन तक, जहाँ तक, जिस स्पेस तक
इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव हो, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? उस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको निकालेंगे कैसे? तो जैसे Q चार्ज है, कहा गया यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सिखाया गया था कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वहाँ एक टेस्ट चार्ज को रखना, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे, जाहिर है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, है कि नहीं? फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यही बात बतलाए। जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो देखो यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो इधर फोर्स लगेगा ना, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर जाहिर है ये निगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। फिर हम लोग पढ़े थे कि R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितने के इक्वल होगा? KQ/RA²। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है? तो डिफिनीशन यही है कि कोई भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? तो हम लोग बोलेंगे कि अगर Q चार्ज को यहाँ रखोगे तो R डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है? KQ/RA²। ठीक। फिर हम लोग सीखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर डायरेक्टेड, और इस फील्ड में तुम कोई पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, ठीक है, मान लो +Q चार्ज को रख दिए, तो सिखाया गया था ना कि फोर्स लगेगा Q × E, और किस डायरेक्शन में लगेगा? अरे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर लगेगा, पढ़ा था ना। अब बोलो अगर -Q चार्ज रखे तो फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स उतना ही लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नहीं, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये बतलाता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर X में है तो वो ये बतलाता है कि इस रीजन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? X में। निगेटिव चार्ज को रखोगे तो अपोजिट। क्लियर है? देखो जी, चलो ये सब बात तो तुम पिछले दिन भी सीखा था। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुम कोशिश करना अपने कॉमन सेंस से जवाब देने के लिए। पहले ही से ये मत डिसाइड कर लेना कि क्या पता हम दे पाए ना दे पाए, वो सब नहीं। चलो थोड़ा इमेजिन करो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। इमेजिन कर लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है? अपवर्ड में। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन। तुम तीनों को क्या किए? अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक ना? चलो यहां क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू बढ़ घट नहीं रहा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड? अपवर्ड में। और ये मान करके चलो कि ग्रेविटी नहीं है, mg लग ही नहीं रहा। ठीक है, तुम्हारे पास जो है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक ना, और एक इलेक्ट्रॉन। तुम क्या किया? इस तीनों को
प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तीनों को फेंक दिया ऊपर की ओर v0 वेलोसिटी से। मान लो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से तीनों को प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ भी एक सर्टेन वैल्यूज, जिनसे हम पूछेंगे वो जवाब देंगे। ठीक ना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं, जो भी तुम जवाब सही ही दोगे। थोड़ा देर सोचने के लिए भी टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन का है समझ। तीनों को इक्वल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। सबसे पहले ये बताना कि न्यूट्रॉन का जो मोशन होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। मतलब इफेक्ट का मतलब कि न्यूट्रॉन जो है आगे बढ़ेगा, स्लो होते जाएगा, फास्ट होते जाएगा, या उसी वेलोसिटी से जाएगा, कुछ हाइट जाके रुक जाएगा, लौट के आएगा। मतलब कि तुमको किस तरह का जो ऑब्जर्वेशन लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिटी तक उपलब्ध है, पूरे हाइट तक है, वो कहीं ख़त्म होने वाला नहीं। ठीक है, तो चलो तुम लोग सोच लिए हो, सोच लो थोड़ा देर, न्यूट्रॉन पे क्या होगा, प्रोटॉन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, सोच लो पहले। सोच ली ना? हाँ चलो बोलो। सर न्यूट्रॉन जो है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाते रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका नहीं, प्रोटॉन का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा सर? क्योंकि उसमें जो QE फोर्स लग रहा है वो भी ऊपर लग रहा है। हाँ। अब वो जा भी ऊपर रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, तो प्रोटॉन फास्ट होते जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा रहा है, और उसमें जो फोर्स लगेगा वो उसके वेलोसिटी के अपोजिट नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। हाँ, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मतलब पहले ये बतलाओ, प्रोटॉन जो है वो लौट के आएगा कि नहीं? प्रोटॉन लौट के नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन यस सर, लौट करके आएगा, है ना? अच्छा ठीक है, बैठो। देखो जी, इसका जवाब तो बिल्कुल ही सही है, कुछ भी इसमें एरर नहीं। ये बोल रही है कि न्यूट्रॉन जो है जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दीजिएगा उसी वेलोसिटी से न्यूट्रॉन ऊपर की ओर चलते जाएगा। ऐसे भी तुम जान रहे हो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर होना नहीं है, IMG लग नहीं रहा है। तब तो जिस वेलोसिटी से फेंक दिए ना उसका रफ्तार बढ़ेगा ना उसका रफ्तार घटेगा। अगर तुमसे कोई कहे कि इस न्यूट्रॉन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें वेलोसिटी और टाइम का, वेलोसिटी टाइम का आप ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम लोग यही ना बोलेंगे कि टाइम जब जीरो यानी शुरू में जब प्रोजेक्ट किए थे तो वेलोसिटी v0, और कोई भी टाइम पर देखो तो इसका वेलोसिटी क्या है? v0, यानी ऑल टाइम जो है इसका वेलोसिटी जो है वो v0। टाइम 0 वेलोसिटी v0, टाइम 1 सेकेंड v0, टाइम 5 सेकेंड v0। समझ रहे हो? ये ग्राफ यही बता रहा है कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो, बात अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए करें तब बोलेंगे क्या? इधर हम लोग टाइम दिखा रहे हैं, इधर वेलोसिटी दिखा रहे हैं। देखो जी, स्टार्ट में वेलोसिटी v0 है, टाइम जब 0 है वेलोसिटी v0 है, और तुम जान रहे हो कि इस पर फोर्स तो ऊपर न लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, तो जाहिर है इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? इसका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन जब हम लोग काम करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सोचो तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर काम करेंगे तो टाइम 0 तो इसका भी वेलोसिटी जो है वो v0 ही है। शुरू में तो तीनों का वेलोसिटी v0 है, लेकिन ये तो स्लो होते जाएगा क्योंकि इस पर फोर्स नीचे लग रहा है और इसको फेंका ऊपर गया है। स्लो होते होते एक समय वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा,
और उसके बाद जो है इसका वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या है? जैसे जा रहा ऊपर, ऊपर जब तक जा रहा वो अपवर्ड डायरेक्शन, उसको पॉजिटिव बोले। फिर वेलोसिटी जीरो हुआ, फिर लौट करके नीचे आने लगा, तो अब वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन जब नीचे उतरेगा इलेक्ट्रॉन तब फोर्स भी नीचे लग रहा है ना, तो उसके रफ्तार बढ़ेगा कि नहीं? तो देखो ये बोल रहा है इसका रफ्तार बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर बाय द वे तुमसे कोई कहे कि नहीं हमको जो है मैग्नीट्यूड का केवल ग्राफ खींचना है, तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ खींचना है तो ग्राफ ऐसे खींचते। देखो इलेक्ट्रॉन में तब ग्राफ इस तरह से खींचते। बोलते क्या कि टाइम जीरो तो वेलोसिटी वी नॉट, जैसे जैसे जा रहा है वेलोसिटी घट रहा है, घटते घटते जीरो। अब नीचे आएगा तो बढ़ेगा ना, तो नीचे आएगा तो बढ़ेगा। तो अगर मॉड भी रहता, वेलोसिटी का जो है हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते, तो बोलते देखो अब वेलोसिटी क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन डायरेक्शन के साथ बात करें तो बोलेंगे कि देखो वेलोसिटी यहाँ घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया? जीरो। अब बढ़ने लगा लेकिन माइनस में ना, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि प्लस अगर अपवर्ड है तो माइनस क्या है? डाउनवर्ड। अरे कुछ समझ पाया? तो देखो ये सब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम बेहतर ढंग से केवल एक्सप्लेन करना जानते हो तो इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं? चलो क्वेश्चन एक लिखो, इसी क्वेश्चन को पहले लिखो। क्वेश्चन लिख लो, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are projected with equal speed v naught along upward direction. Neglect the effect of gravity। ठीक ना, मान लो ग्रेविटी मौजूद नहीं है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, प्लॉट मतलब समझो ग्राफ खींचे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ for each if uniform electric field exists along upward direction। ठीक, देखिए एक बार में इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहता है एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, तो ये सब थोड़ा बहुत तो प्रेशर बना ही लेता है। लेकिन ये आप जाने कि जब क्वेश्चन बनाते बनाते अभ्यस्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है आपके अंदर का जो भय है, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है आप पर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना? इसलिए हर बार क्वेश्चन जब मिले तो एक बार ज़रूर हिम्मत करना है कि चलो क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं बनेगा तो क्या हुआ? अरे टीचर से अपना पूछेंगे, लास्ट तो यही ना है। लेकिन एक बार अपने से कोशिश करते हैं। देखो हम क्वेश्चन दिए, तुम ही लोग से पूछे, तुम ही लोग में से कोई स्टूडेंट जवाब दिया है ना, और वो भी हम दूसरा स्टूडेंट को तो खड़ा नहीं कि एक को खड़ा किए वही जवाब देती है। ठीक है,
लिख लिए? देखो जी, अब यहाँ से टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन पढ़े थे, चाहे वो F = QV का हो या अलग अलग पॉइंट चार्ज का हो। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इसी का थियोरेटिकल कंटेंट को, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। इसको समझिएगा, यहाँ से अलग क्लास कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो हेडिंग दिया जाए अपने कॉपी में, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो जी, लाइंस ऑफ फोर्स का जो कंसेप्ट है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कल्पना किया हुआ कंसेप्ट है माइकल फैराडे के द्वारा। ये अलग बात है कि ये जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही काम का है और उसके हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। थोड़ा समझें इसको। जैसे सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है +Q और इसके नियर बाई में आप कहीं भी कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे। जाहिर है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जब टेस्ट चार्ज को आप रखेंगे तो इधर ढकेलेगा कि नहीं, यहाँ भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे इधर ढकेलेगा ना। और आप जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है
वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये जो चार्ज है ऑल डायरेक्शन में अपने से दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है ना। ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रोड्यूस करता है और अपने से दूर जाते हुए, यानी माइंड में ऐसा समझो कि इस चार्ज से चारों ओर लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, निकल रहा है। जैसे सन से लाइट निकलता है चारों ओर, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें निगेटिव चार्ज का, तो इसके सराउंडिंग में कहीं भी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उसको खींचेगा ना। यानी ऐसा समझो कि निगेटिव चार्ज जो है उसमें ऑल डायरेक्शन से लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इंटर कर रहा है। ठीक ना, इसमें इंटर कर रहा है ऑल डायरेक्शन से लाइंस ऑफ फोर्स। यानी अगर यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी सिंपल वे में कहो तो यही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है। देखो, दो वैज्ञानिक जो है वो चार्ज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नहीं, ये सब चार्ज लेकर आया हुआ है। एक असिस्टेंट वैज्ञानिक है, मेन वैज्ञानिक जो है काम में लगा हुआ है ना। फिर अगला क्वेश्चन तुम ही से पूछेंगे। देखो, हर हाथ को काम मिल गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हाथ ही में काम है, बल्कि काम तो 24 घंटा वाला है। जब नींद खुलता है तो हाथ में रहता है। अब बस क्लास में भी उसको कैसे जुदा कर दें, है कि नहीं। चलो पहले लिखो, थोड़ा सा लिखो इंट्रोडक्शन में। लिखो, इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, hypothetical concept given by Michael Faraday. It is a hypothetical concept given by Michael Faraday. देखो जी, ये जो कंसेप्ट है अभी हम लोग सीखे। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge and terminate on negative charge. ठीक ना, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन निगेटिव चार्ज। ठीक, तो देखो, ये जो हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर में तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हो। जब लाइंस ऑफ फोर्स कर्व शेप में होता है तब हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो अलोंग द टेंजेंट दिखाते हैं। तो वो सब तो काम करेंगे। एक काम करो, पहले दोनों फिगर को बना लो, तब उसको हम पॉइंट दे करके अलग अलग केसेज में प्रॉपर्टीज को बता दे रहे। हालांकि ये जानो कि ये भी जो लाइन लिखवाए कि ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज
एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। एक तरह से समझ लो ये भी लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी ही हो गया। जैसे मान लो 12th के एग्जाम में आ गया कि लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो उस केस में हमको प्रॉपर वे में लिखना क्या चाहिए। तो ठीक है, ये तो लिख दिया, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, माइकल फैराडे दिए, इसके अनुसार जो है लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज से। इसी में एक लाइन है मेंशन कर देना जरूरी है और उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व लाइंस ऑफ फोर्स, जब कर्व शेप में रहेगा, कर्व लाइंस ऑफ फोर्स indicates the direction of electric field, indicates the direction of electric field। ठीक है, यानी कि अब ये भले पॉइंट अभी आप समझे नहीं है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा इतना लिख देंगे, उसके बाद हम कुछ डायग्राम बनाएंगे, अब वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड होता है। पहले यहाँ तक लिख लें, ठीक ना। इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, वो लास्ट लाइन जो लिखा है उसको समझा रहे हैं। ये फिगर को भी बना लीजिए। देखो जी, जैसे यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है। पूछा गया कि अब लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे। सिंगल चार्ज के लिए बात नहीं हो रहा, दो चार्ज का सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, तो देखो कैसे दिखाएंगे। प्लस चार्ज से ओरिजिनेट किया और माइनस चार्ज में टर्मिनेट। देखो प्लस से निकला माइनस में, तो कहोगे फिर तो आप स्ट्रेट लाइन ही दिखा दिए, बोलेंगे हाँ ठीक है। वो अब देखो जी, यहां हम कर्व शेप दिखा दी, लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकल रहा, इसमें इंटर कर रहा। चलो ये समझो इसको। ये यहां लाइंस ऑफ फोर्स हम कर्व शेप में दिखाए, तो ये कर्व शेप क्या बता रहा। तो कोई भी पॉइंट इस कर्व पर ले लो, मान लो इस पॉइंट का हम बात करते हैं। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक ना। टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है। तो कोई कहेगा अच्छा इस लाइन पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, तो बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन तो अपने आप में डायरेक्शन होता है, उस पे टेंजेंट थोड़े ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट हमेशा कैसा लाइन पे ड्रॉ किया जाता है, कर्व लाइन पर। तो देखो जी, जैसे एरो इस तरह से दिखाया गया, यहां से निकलते हुए यहां इंटर करते हुए, तो कोई कहेगा आप कैसे समझे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। बढ़िया सीखना, क्योंकि देखो जो बात तुम्हारे मस्तिष्क को समझ में आता है उसको याद रखने में भी सुविधा होता है, रटने में बहुत कठिनाई होता है मस्तिष्क को, क्योंकि हम बात समझे हुए नहीं है, किसी भी तरह से रटवाया जा रहा है। थोड़ा देखना इसको,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों है? चलो इसको हम एक्सप्लेन यहां कर रहे हैं। देखो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। पहले तो आओ ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? बोलो यहां अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को रखें तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं? फोर्स इधर ही ना लगा। अच्छा यहां भी चले जाओ, प्लस चार्ज रखो, ये बोलो प्लस क्यू क्या करेगा? कहेगा भागो इधर राइट में। बोलो ढकेलेगा ना, आई खींचेगा, इधर भागेगा कि नहीं? यानी ये एरो बता रहा है कि इस लाइन पर कहीं भी टेस्ट चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब तुम कहोगे कि हमको कर्व वाला तो समझाइए, तो ठीक है। देखो अगर तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो अभी तुमको हम सिखाए अलोंग दी टेंजेंट। तुम कहोगे क्यों अलोंग दी टेंजेंट? तो कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो। बोलो टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, ढकेलेगा ना इधर। अब माइनस क्यू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो एक फोर्स इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट इधर हो गया। तो बोलो रिजल्टेंट अलोंग दी टेंजेंट हो गया कि नहीं? तो कोई भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, यहीं पर देखना है, बोलेंगे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ही किसके डायरेक्शन को बतलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। क्या कुछ समझ पाया? यानी सिंगल अगर चार्ज रहता, केवल प्लस क्यू चार्ज रहे, तब तो जाहिर है चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा। अगर माइनस चार्ज रहे तो इंटर करेगा। लेकिन जब मान लो एक से ज़्यादा चार्ज रहे तब तो लाइंस ऑफ फोर्स का शेप कर्व भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, फिगर को बनाओ इसको। आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि जब भी आए कोशिश करें पहले वाला क्लास को रिवाइज करें। अब तक चूँकि नंबर ऑफ़ क्लासेस ठीक ठाक हो गया है, क्या अभी तक आप लोग रूटीन पकड़े हुए हैं? ठीक ना? उसको कंटिन्यू रखेंगे। याद रखें, कोई व्यक्ति आपसे पूछे ना पूछे, है ना, अपना वर्क अपना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझ लेता है कि क्या मेरा ड्यूटी है, उसको अक्सर जो है ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकार को तो समझते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। जैसे वो जानते हैं कि माता पिता के संपत्ति में मेरा अधिकार होता है, लेकिन माता पिता का सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। कर्तव्य को लेकर के जो है वो ऑप्शनल बना दिया गया। कर्तव्य का पालन करें या न करें, अधिकार हमेशा ढूंढते रहें। तो ये चीज़ तो ठीक नहीं ना है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य ये है कि उसको टीचर बोले ना बोले, वो अपने जो भी बात को पढ़े हुए है उसको रिवाइज करेगा, याद करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, जो दिक्कत होगा वो पूछेगा, वो उसका कर्तव्य है। होता क्या है कि जब हम अपने काम के प्रति पूरा ईमानदार नहीं होते तो हम ढूंढते हैं कमियां दूसरों में।
अगर अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो जाओगे, बहुत दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कुछ बच्चों का एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। मान लो किसी कारण से उनका 11th बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ बच्चों को 9th 8th 7th कोरोना वगैरह को लेके वो भी नहीं हुआ, थोड़ा बेस वीक हो ही गया है। इसके अलावे जो है देखो, निगेटिव चीज़ क्या होता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। गलत रास्ता हमेशा जो है अट्रैक्ट, तुमको कोई कहे कि अच्छा तुम इतना मेहनत कर रहे हो, अरे वो हमारे भैया हैं जो क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही निकलवा देंगे, तुमको कितना सुकून मिलता है। अरे बाप रे, कहाँ भगवान छुपे हुए थे, इतना दिन से हम मरे जा रहे हैं। जानते हो, वो तुमको कोई निकलवा दे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का अगर तुम देख करके जवाब दे रहे हो तो तुम समझ लेना तुम्हारा पतन की शुरुआत हो चुका है। कोई सुविधा बिना मतलब के ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो सुविधा तुमको कमज़ोर बना देता है। तुम ये जानना कि छोटा बच्चा को उसकी माँ जो है लगातार अपने गोद में 5 साल की उम्र तक रखे रहे, वो ये सोचे इसको ज़मीन पे नहीं उतारेंगे, पता नहीं कब ठेस लगेगा, कब चोट लगेगा इसको, नहीं भाई हम गोद में ही लिए रहेंगे, तो तुम समझ लेना माँ का प्रेम भले बहुत हो, लेकिन वो माँ जो है अपने बच्चों को अपाहिज बना रही है, वो जीवन भर नहीं चलेगा। तुम अगर गलत तरीके से अगर जीवन में तरक्की करना चाहोगे ना, तो तुम्हारा जितना इम्प्रूवमेंट होगा ना उससे 10 गुना ज़्यादा डिमोशन होगा, ये भी जान लेना। कुछ लोग जो है एनर्जी गेन करने के लिए नशा का सेवन करते हैं, हाँ ठीक है। जैसे मान लो कुछ लोग, हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, और रिश्ता में बड़े भाई लगते थे, अपने नहीं, तो उनसे हमने पूछा कि आखिर आप ये नशा क्यों करते हैं, तो बोले कि जानते हैं जो बात ऐसे नहीं बोल पाते हैं ना, नशा करने के बाद फिर हम बोलने लगते हैं, ठीक ना। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ये मुकेश किशोर, वो जो हैं मुकेश किशोर बोले कि देखिए होता क्या है, जब वो नशा करता है ना एनर्जी लेवल यहाँ जाता है और उतरता है ना तो यहाँ आता है, मतलब वो डिप्रेशन में चला जाता है, और अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए फिर से उसको करता है। जैसे देखो तुम लोग में कुछ बच्चे हैं ना, ये सुन नहीं रहा है क्योंकि ये विद्वता प्राप्त है, हम जान रहे हैं ये सब रिवीजन भी नहीं किया, कारण कि उसको ये सब कुछ है, हम इतना बार सुने हुए हैं कि इसका कोई मतलब रह गया है कि नहीं। इसका मतलब है क्योंकि तुमको कुछ लोग मिलेंगे और खूब बारीकी से जो है ना तुम्हारे अंदर इंटर करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और कब सब चीज़ तहस नहस हो गया। हमने बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को भी बुरे मार्ग पर जाते हुए देखा है, जिनको लग रहा था कि ये तो लाइफ में कभी डाइवर्ट नहीं हो सकता है, और ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है जो महामंदबुद्धि का था, बेवकूफ़ था, वो 12th 2 बार फेल किया। ऐसे भी बच्चों को जानते हैं, वो कांड इसलिए जानते हैं क्योंकि वो मेरे जान पहचान का। और अभी तुमको वो बता दें, पता नहीं तुम्हारे क्लास में हम शायद सुनाए ही होंगे उस बच्चा का कहानी, वो 12th भी 2 बार फेल किया, किसी तरह से जो है 12th पास किया, फिर जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तुम जानते ही हो वहाँ भी मेहनत थोड़ा मोड़ा भी करेगा तो निकलते तो जाएगा ही। ग्रेजुएशन वगैरह भी कर लिया, ठीक है। वो बच्चा से बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता था क्योंकि बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं था, तभी तो फेल कर रहा होगा। वो भी नहीं था कि वो नशा के चक्कर में फेल किया। लेकिन वो बच्चा अभी जो है महाराष्ट्र में लातूर रोड स्टेशन का स्टेशन मास्टर है, और अपने बदौलत है, कोई पैरवी वगैरह किसी भी गलत मेथड से नहीं। बस इतने जान लेना कि कुछ भी पॉसिबल है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो के भी लाइफ में फेलियर हो सकते हो, और तुम फेलियर हो के भी शुरुआत के दौर के फेलियर हो, लास्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। तुमने अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे किया, बस इसका मेन डिसीजन है।
इसलिए तुम समझ लेना, सही समय पे तुम सही निर्णय लोगे, खुद ब खुद सक्सेसफुल होगे। अभी का टाइम तुम्हारा मेहनत का है, ठीक ना, उससे भागना नहीं। देखो अभी इस एग्जाम्पल को देखो, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, दोनों पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। तो थोड़ा ऐसे सोचो, माइंड में एक बार सोचो ऐसे, यहां से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकला, क्योंकि दोनों प्लस है तो निकलेगा ही ना, निकला, लेकिन देखा कि दोनों प्लस है, भाग गया, है ना। बोलो, अब बतलाओ, अगर हम सेंटर पर सोचें, एकदम दोनों के मिड पॉइंट पर, मिलाने वाले लाइन के ठीक बीच में, अब बतलाओ, ये जो प्लस क्यू है इधर ढकेला, ये प्लस क्यू इधर ढकेला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। अगर तुम यहां सोचो तो देखो, तो ये प्लस है इधर ढकेला, ये प्लस है इधर ढकेला, रिजल्टेंट किधर? ऊपर। समझ भी पाए? यहां प्लस इधर ढकेला, या समझ रहे हो ना? ये दो चार्ज का सिस्टम है। अगर मान लो कोई कहता तीन चार्ज का सिस्टम, तीनों प्लस है, तो बोलेंगे कि भाई तीनों प्लस है, तीनों को एक दूसरे को ढकेल देख करके क्या करेगा? बोलो, तीनों रिपेल ही ना करेगा। एग्जाम्पल 1 2 3 कर लो, या जैसे भी हो रहने भी, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ऐसे तो हम लोग अभी लाइंस ऑफ फोर्स पूरा पढ़े नहीं हैं, केवल हम लोग इतना पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलता और निगेटिव में इंटर करता है, यही ना। और अगर कर्व शेप में हो लाइंस ऑफ फोर्स, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? उस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है।